चलिए अब खबरें विस्तार से। अतीक गैंग के बेहिसाब गुनाहों के हिसाब का वक्त अब धीरे धीरे करीब आ गया है। एक के बाद एक मामले में माफिया फैमिली पर शिकंजा कसता जा रहा है। जिस अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई, ठीक उसी तरह के एक और अपहरण के मामले में माफिया और उसके बेटे अली पर आरोप तय हो गए हैं। माना जा रहा है कि इस बार अतीक और उसके बेटे अली को 364A जैसी धाराओं का सामना करना पड़ेगा, जिसमें मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। माफिया फैमिली का खेल अब खत्म होने वाला है। जो हाल अतीक का हुआ वही बेटे उमर का होने वाला है। माफिया पिता की राह पर चलने वाले बेटे का क्या होगा? अतीक के आतंक का साम्राज्य जितना बड़ा था, उसके गुनाहों की लिस्ट उतनी ही बड़ी। अभी उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक को सजा हुई है कि एक और गुनाह की सजा उसे मिलने वाली है। इस बार उसका गुनाह है जेल से गैंग चलाना। अतीक और उसके बेटे उमर पर कारोबारी का अपहरण, देवरिया जेल ले जाकर मारपीट और रंगदारी मांगने का आरोप है। आज इसी मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में माफिया और उसके बेटे गुर्गों पर आरोप तय हुए तो माफिया के बेटे के चेहरे की हवाइयां उड़ी नजर आई। लेकिन सवाल यह है कि उमर का क्या होगा, अतीक का क्या होगा? क्या फिर दोनों को उम्र कैद होगी या इस बार सजा पहले से भी बड़ी होगी? यहाँ पर माननीय कोर्ट ने इन पर 147, 149, 329, 364A, 386, 394, 411, 420, 467, 68, 471, 506 और 120B में चार्ज फ्रेम किए हैं और उन पर अब मुकदमे की जो कार्रवाई है वो शुरू होने जा रही है। उमर आए थे, उमर ने कोर्ट के सामने आज अपील करी है कि उनको हाई सिक्योरिटी सेल में जो रखा गया है, थोड़ा सा उसमें उनको ढील बढ़ती जाए। अतीक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। यह अतीक के गुनाहों की हिसाब की घड़ी है। जेल में टॉर्चर रूम चलाने वाला, जेल में रंगदारी मारपीट करने वाला, कारोबारी पर सितम, अब होगा इंसाफ। दरअसल जिस मामले में अतीक और उसके बेटों पर आरोप तय किए गए हैं, वो वारदात 5 साल पुरानी है। साल 2018 में मोहित जायसवाल नाम के प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण हुआ। कोर्ट के आदेश पर दिसंबर 2018 में लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में दर्ज हुआ था FIR। ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 6 महीने बाद दर्ज किया गया। इसके बाद सीबीआई लखनऊ की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी थी। इसमें अतीक के साथ ही उसके बेटे उमर, करीबी जफरुल्लाह फारूक, जकी और गुलाम सरवर समेत 18 लोग नामजद थे। तभी से इस मामले में दमदार पैरवी चल रही थी और अब सीबीआई कोर्ट में आरोप तय हो गए हैं, जिसका मतलब साफ है कि जिस तरह उमेश पाल अपहरण केस में दोषी पाया गया, अगर वैसे ही इस मामले में भी अतीक और उसका बेटा उमर दोषी पाया गया तो माफिया का जेल से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल को अगवा कर देवरिया जेल ले जाया गया था। वहां पर उसके साथ मारपीट की गई थी, जालसाजी की गई थी, रंगदारी वसूलने का मामला आया था सामने। 2018 में इसकी FIR दर्ज हुई थी। बाद में मामला सीबीआई को गया। आज सीबीआई स्पेशल कोर्ट में उमर माफिया अतीक अहमद का बेटा पेश भी किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अतीक भी पेश हुए थे और ये बताया गया इस मामले में आज आरोप तय हो गए हैं। हमारे साथ उमर के वकील ओसामा नदवी साहब हैं। ओसामा साहब, आज कोर्ट में क्या हुआ है? आज जिला कारागार लखनऊ से मोहम्मद उमर को तलब किया गया था। आज सीबीआई वेस्ट स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चार्ज फ्रेम होने थे। इस केस की जांच सीबीआई के पास थी। सीबीआई अपनी दमदार जांच के लिए जानी जाती है। ऐसे में कानून के जानकार मानते हैं कि माफिया की मुसीबत बढ़नी तय है
और सीबीआई की जांच में इसका इशारा मिल भी चुका है। मोहित जायसवाल केस की जांच के दौरान सीबीआई को सीटीआर और टॉर्चर लोकेशन जेल की मिली थी। जमानत प्रार्थना पत्र में उमर की ओर से उसके वकीलों ने ये बात स्वीकार की थी कि घटना वाले दिन वो परिजनों के साथ पिता से मिलने देवरिया जेल गया था। हालांकि जेल के रिकॉर्ड में उसकी मुलाकात दर्ज नहीं थी। इससे ये साबित हो सके कि जेल प्रशासन ने उमर को जेल के भीतर जाने की अनुमति दे दी थी। इस मामले में अतीक उमर सहित 18 पर रंगदारी, जालसाजी, रंगदारी मांगने, लूट, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश जैसे गंभीर धाराओं में आरोप तय हुए हैं। 64A के बारे में हम लोग जानते हैं कि उसमें मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान है। तो ये एफआईआर में क्या धारा शामिल थी या विवेचना के दौरान आई है? देखिए, ट्रायल का पार्ट है कि वो मृत्यु दंड का प्रावधान है। अभी ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है, ट्रायल शुरू हुआ है। नहीं, ये धारा एफआईआर में नहीं दिख रही थी। सीबीआई की तरफ से जो इन्वेस्टिगेट किया गया होगा उसमें लाए होंगे उसको चार्जशीट में, विवेचना के दौरान बढ़ाएगी। ये मामला ट्रायल पर आ गया है, जिसमें धारा 364A जैसे गंभीर मामले भी हैं, जिसमें मृत्यु दंड जैसे प्रावधान है। देखना ये होगा कि इस मामले में माफिया और उसके गुर्गों को क्या सजा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माफिया फैमिली के लिए आज का दिन मुश्किल भरा रहा है। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में जहां उमर की पेशी हुई, अतीक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल पेश किया गया। वहीं माफिया के भाई अशरफ को भी एंटी करप्शन कोर्ट में पेश होना था, लेकिन एनकाउंटर के डर से कांप रहे अशरफ को जब पता चला कि उसे यूपी पुलिस की गाड़ी में फिर बैठना होगा तो उसका बीपी ही लो हो गया। तबीयत खराब होने के चलते अशरफ की पेशी टल गई, लेकिन गुनाहों का हिसाब जल्द होगा। गुनाह किए तो डर नहीं लगा। अब इंसाफ की घड़ी आई तो थर थर कांपा माफिया का भाई। अतीक की हालत खराब है तो अशरफ बीमारी का ड्रामा कर रहा है। ड्रामा है जेल से बाहर ना निकलने के लिए, ड्रामा है पुलिस की गाड़ी में ना बैठने के लिए, ड्रामा है जेल में वीवीआईपी सुविधा लेने के बाद कानून का सामना न करने के लिए। बरेली जेल प्रशासन की मदद से जेल के अंदर ही वीवीआईपी सुविधाएं हासिल कर अपने शूटरों से मुलाकात के आरोप में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की आज अचानक तबीयत बिगड़ जाने के चलते उसकी एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी फिलहाल टल गई है। दरअसल जैसे ही आज एंटी करप्शन कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस जेल परिसर पहुंची और उस दौरान जब अशरफ का मेडिकल कराया गया तो उसका ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया, क्योंकि अशरफ बेहद डरा हुआ है, वो खौफ में है। क्योंकि बीते दिनों भी न्यूज़ 18 से बात करते हुए अशरफ ने इस बात का जिक्र किया था कि उसे सूचना मिली है कि जल्द ही पुलिस उसे किसी न किसी बहाने बाहर निकालेगी और इस दौरान उसका एनकाउंटर या हत्या की जा सकती है। दरअसल अशरफ पर जेल में वीवीआईपी सुविधा लेने, शूटर से मदद करने का आरोप है। इसी मामले में आज बरेली की एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन पेशी से पहले अशरफ का बीपी लो हो गया, जिसके चलते उसकी पेशी नहीं हो सकी। ये जो पूरा मामला है ये बीते दिनों 24 फरवरी को जो प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई थी, उसकी जांच के दौरान इस बात के तथ्य सामने आए थे कि अशरफ ने इसी बरेली जेल में रहने के दौरान पूरे इस हत्याकांड की साजिश रची और जिन शूटरों ने उमेश पाल की हत्या की वो बरेली जेल में अशरफ से मिलने भी आए थे। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई और उसमें इस बात का जिक्र किया है कि बरेली जेल प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से लगातार अशरफ को वीवीआईपी सुविधाएं मुहैया कराई जाती थी और बिना आईडी के उसके वो लोगों से मुलाकात कराई जाती थी। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि दोबारा भी जल्द से जल्द अशरफ को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश कराया जाएगा और वहां पर पुलिस अशरफ की पुलिस कस्टडी रिमांड मांग सकती है। दरअसल उमेश पाल शूटआउट के तार बरेली जेल से जुड़े हैं। आरोप है कि अशरफ ने बरेली जेल में शूटर्स से मीटिंग की, उन्हें शूटआउट के इंस्ट्रक्शन दिए
अशरफ को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने की बात सामने आने के बाद इस मामले में 9 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि बरेली के जेल अधीक्षक राजीव शुक्ला को सस्पेंड किया जा चुका है। अब देखना ये होगा कि माफिया का भाई यानी अशरफ कब तक पेशी पर जाने से बचता रहेगा, क्योंकि एंटी करप्शन कोर्ट में 17 अप्रैल को अगली तारीख लगाई गई है, जब एक बार फिर अशरफ को पेश करना होगा। यानी गुनाह छिपाने के लिए जितने गुनाह ये गैंग करेगा, उसके सजा की कहानी उतनी ही लंबी होती चली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब्दुल कवी अतीक का एक गुर्गा पुलिस की सबसे बड़ी पहेली। एक शूटर पर पुलिस की 4 थ्योरी। पुलिस का मोस्ट वांटेड जिंदा या मुर्दा। सबसे बड़े रहस्य से उठेगा पर्दा। 14 साल तक मोस्ट वांटेड की मिस्ट्री। अतीक के शूटर की खत्म हो गई तलाश। क्राइम की दुनिया में अतीक का मायाजाल। सरेंडर करने वाला अब्दुल कवी या कोई और? अब्दुल कवी अपने आप में एक मिस्ट्री है। वो पुलिस के लिए पहेली बना रहा तो माफिया के लिए राइट हैंड। लेकिन राजू पाल हत्याकांड के बाद जब इस मामले की जांच हुई तो कई एंगल आए हैं। कभी कहा गया कि अब्दुल कवी कोई है ही नहीं, तो कभी कहा गया कि वो मर गया। लेकिन माफिया जानता था कि उसका शूटर कहां है, जिसे पुलिस नहीं पकड़ पाई। उसे एनकाउंटर के खौफ ने सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। खुल गई अतीक के शूटर की पहेली। अब्दुल कवी के रहस्य से उठा पर्दा। हथियारों का यह बड़ा जखीरा माफिया अतीक अहमद के उस शूटर के घर से बरामद हुआ था, जिस शूटर को उत्तर प्रदेश की पुलिस पिछले 18 साल से तलाश रही थी। देखिए, पिछले 18 साल से जिस शूटर का सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था, उसके घर से पुलिस वालों को क्या क्या बरामद हुआ। बंदूक, राइफल, तमंचा, रिवॉल्वर, चाकू, चापर और ना जाने क्या क्या। लेकिन तब भी अतीक का वो शूटर पुलिस के हाथ नहीं लगा, जिस शूटर को पुलिस अब्दुल कवी के नाम से जानती है, जिस पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा था। जब सर्च अभियान शुरू किया गया तो इनके सरदाताओं के यहाँ से, इनके सहयोगियों के यहाँ से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र, बम्स और जो लाइसेंसी शस्त्र थे जो किसी दूसरे के पास रहते थे, जो उसके मूल ओनर नहीं थे, वो प्राप्त किया। उसमें हम लोगों ने मुकदमे लिखे। अब सवाल उठता है कि ये अब्दुल कवी है कौन, जिसके घर से पुलिस ने हथियारों का ये जखीरा बरामद किया और जिसे ढूंढ निकालने में पुलिस को पूरे 18 साल लग गए। तो इसका जवाब बड़ा पेचीदा है। अब्दुल कवी अतीक का शूटर है। अब्दुल कवी राजू पाल मर्डर केस का आरोपी भी है। अब्दुल कवी अतीक के भाई अशरफ का बॉडीगार्ड रह चुका है। अब्दुल कवी को पिछले 18 साल में पुलिस ढूंढ नहीं पाई। मामले की जांच जब तीसरे अधिकारी यानी एच.एस. राव को मिली तो उन्होंने शूटर अब्दुल कवी के अस्तित्व को ही नकार दिया और केस डायरी में इस बात का उल्लेख किया कि शूटर अब्दुल कवी नाम का कोई आरोपी, कोई शख्स कौशाम्बी के भकंदा गांव का रहने ही वाला ही नहीं है। वर्ष 2006 में इस मामले की जांच नारायण सिंह परियार को सौंपी जाती है। नारायण सिंह परियार ने शूटर अब्दुल कवी के तस्वीर और तमाम अन्य सरकारी दस्तावेजों के साथ चार्जशीट में उसको आरोपी बनाया।
2005 के राजू पाल मर्डर केस में 4 अलग अलग जांच अधिकारियों ने 4 अलग अलग वक्त पर जो थ्योरी दी वो चौंकाने वाली है। केस के पहले जांच अधिकारी की रिपोर्ट में कहीं भी अब्दुल कवी का नाम नहीं आया। दूसरे जांच अधिकारी की रिपोर्ट में अब्दुल कवी की भूमिका केस में बताई गई। तीसरे जांच अधिकारी ने बताया कि अब्दुल कवी नाम का कोई आरोपी है ही नहीं। और चौथे जांच अधिकारी इस केस की तह तक पहुंचे और अब्दुल कवी के नाम और पते के साथ उसकी फोटो भी केस डायरी में दर्ज कर दी। ये इसके परिजन लगातार लोगों को चकमा दे रहे थे कि उसकी डेथ हो गई है और हमें पता नहीं है, लेकिन जब हम लोगों ने पता किया और जानकारी करी और उसकी पत्नी के बारे में जानकारी करी, उसके बच्चों के बारे में जानकारी करी, तो ये स्पष्ट हो गया कि वो जिंदा है और उसने सिर्फ अफवाह फैला रखी है अपनी मृत्यु की। इस आधार पर हम लोगों ने उसके सरदाताओं पर, उसके सहयोगियों पर और उसके जो परिजन उसको अपने घर पर छिपाते रहे हैं उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया। न्यूज 18 ने राजू पाल मर्डर केस के जांच अधिकारी रहे नारायण परिहार से बात की। नारायण परिहार ने पहली बार अतीक के खूंखार शूटर अब्दुल कवी को लेकर अपनी रिपोर्ट में बाकायदा नाम, पता और फोटो दर्ज की थी। सब इनके दिसारे पे गुर्गे ही काम करते थे। कौन कौन मेन गुर्गे थे? अब इनके गुर्गे गुड्डू मुस्लिम और इरफान, आवेद, ये नफीस कालिया, अंसार बाबा, गुल फुल, अब्दुल कवी, और इनके सब शूटर थे। बहुत सारे लोग थे इनका गैंग चार्ट मैंने बनाया था। 8 फुट लंबा है और 6 फुट चौड़ा है गैंग चार्ट, और 140 व्यक्ति उसमें उस समय शामिल किए थे हमने। प्रयागराज शूटआउट के बाद से यूपी की पुलिस अतीक के शूटर अब्दुल कवी को देश के 4 राज्यों में बारीकी से तलाश रही थी। अब्दुल कवी के ठिकानों पर लगातार रेड डाल रही थी, जिसके बाद अब्दुल कवी को पकड़े जाने का डर सताने लगा और आखिरकार जिंदा और मुर्दा मिस्ट्री के बीच उसने 18 साल बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया। यमुना का कछार था जहां वो छिपता था, वहां तक हम लोग पहुंचे। जब उसे ये लगा कि मेरे छुपने के हर स्थान पे पुलिस पहुंच रही है, तो फिर वो दबाव में आ गया। कहा जाता है कौसांबी पुलिस की कार्रवाई के डर से वो सरेंडर कर दिया। ये बिल्कुल सही है। उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा और उसे लगा कि वो हमें ढूंढ लेंगे, तो कम से कम वो व्यक्ति जो अपने को मरा हुआ घोषित किया था वो सामने आया और इतने दिनों बाद कानून के शिकंजे में फंसा। अपराध की दुनिया में अतीक अहमद ने ऐसा मायाजाल बुना था कि ना तो उसके रहस्य का कोई पता लगा पाता था और ना ही उसके डर से कोई गवाह मुंह खोलता था। लेकिन अब अतीक एंड कंपनी के गुनाहों का एक एक कर हिसाब हो रहा है। और यहां रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।